Good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. तो लास्ट के कुछ गुड मॉर्निंग विशेष बचे हैं हमारे सेशन में। हाँ, कुछ एक मान लो, एक आध। तो लेट्स सी विच क्वेश्चन कब डाला था, कुछ याद हो तो देखो। ये वाला है क्या? ये वाला, ये कहां से है? इसका भी 10th बोर्ड है क्या? हाँ जी, लेट्स सी दिस वन। अच्छा, ये आपने डिस्कस किया था, आपने कहा मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, वही वाला है क्या ये? इसको कैसे भगाया जाए? चलो देखो, द क्वेश्चन इज अल्फा इज 6 टाइम्स बीटा। हम डिस्कस भी कर रहे थे ग्रुप में, वही वाला है। Find the value for p for which the one root of the quadratic equation, this is the quadratic equation, इसका एक रूट इसके दूसरे रूट का 6 गुना है। इसके हिंट्स दिए थे मैंने, हुआ नहीं क्या उससे सॉल्व? अच्छा, आप कह रहे हो आंसर मैच नहीं। देखो हमने क्या कहा कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे बोर्ड में, बिल्कुल एमसीक्यूज में एज वेल एज इन द सब्जेक्टिव पैटर्न आल्सो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो लेट्स से इसके दो जीरोस मान लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। ओके, अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस। अब वो खुद कह रहा है कि एक जीरो दूसरे जीरो का 6 गुना है। अच्छा, 6 टाइम्स और 6 टाइम्स मोर में क्या डिफरेंस है? कोई कहे 6 गुना है और कोई कहे 6 गुना ज्यादा है। तो 6 गुना में तो आप इंटू 6 करेंगे, 6 गुना ज्यादा में आप इंटू 7 करेंगे, क्योंकि एक गुना तो उसका खुद का ही है और 6 गुना ज्यादा है। तो 1 + 6 उस टाइम में 7 गुना होगा, याद रखना। मोर वर्ड लगते ही वो क्या हो जाएगा? 7 गुना होगा, 6 गुना नहीं होगा। लेकिन मोर वर्ड नहीं लगा हुआ तो फिर 6 गुना होगा। ओके, ये चीज क्लियर? ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ बीटा। एक जीरो दूसरे जीरो का 6 गुना है, यही रिलेशन यूज होगा यहाँ पे। इसको एज ए रिलेशन मार्क करके छोड़ देंगे इक्वेशन 1। अब आप लगाओ वही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो टेल मी व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय, तो माइनस ऑफ -14 बाय पी, माइनस ऑफ -14 बाय पी। ओके, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 14 बाय पी, फाइन। ठीक है, उसके बाद आओ अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू। अच्छा, अल्फा कोई भी क्लास एग्जाम में ऐसे नहीं लिख के आएगा, नहीं, इट इज नॉट अलाउड एट एनीवेयर। ये तो एक कैजुअल लैंग्वेज का लेटर डिजाइन कर दिया गया, लेकिन कहीं पर भी बुक्स में ऐसा लेटर नहीं। ओके, यू विल राइट अल्फा ऐसे ही, जैसे भी बनता है आपको प्रैक्टिस कर लेनी है पहले ही कि अल्फा बनाना है उस टाइम। ठीक है, तो ऐसा अल्फा नहीं लिखना है। हाँ, अल्फा इंटू बीटा बोलो, सी बाय ए। हाँ, रुक तो जाओ, पूरे दोनों इक्वेशंस लिख लो मेरे को एक बार। 8 बाय पी, सी बाय ए यानी 8 बाय पी। तो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, और अल्फा इक्वल टू 6 टाइम्स बीटा है। दोनों तीनों चीजें हैं आपके पास। तो अल्फा की वैल्यू 6 बीटा में दोनों इक्वेशंस में पुटअप करूं, इसमें भी पुटअप कर दूं और उसमें भी पुटअप कर दूं। जब मैं इसमें पुटअप करूंगा, नहीं अल्फा की है, तो जब मैं इसमें पुटअप करूंगा अल्फा की वैल्यू 6 बीटा कर दी मैंने। तो 6 बीटा प्लस बीटा गिव्स मी 7 बीटा इक्वल टू 14 बाय पी। और जब मैं बीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू 6 बीटा इसमें पुटअप करूंगा, तो ये क्या बनता है बोलो? 6 बीटा मल्टीप्लाई बीटा, सो इट गिव्स मी 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय पी, फाइन। तो मैं दो इक्वेशंस नई और बन गई, उसके वो यहाँ लिख देता हूं। एक तो बन गई 7 बीटा, अभी करेंगे ना 14 बाय पी, चौधरी कर दो या तो, चलो ये लो 7 से 1 टाइम, 7 से 2 टाइम, तो वहां से तो बीटा क्लियर ही हो गया। ठीक है, यहां से बीटा बिल्कुल क्लियर है, रास्ता साफ है, 2 बाय पी, पी की फॉर्म में। ओके, और यहां से भी आप 2 से काटो, फिर 2 से 3 टाइम, 2 से 4 टाइम, तो वहां से बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली? 3 को उधर भेज दूंगा तो 4/3p, 4p/3 कह सकते हैं। बोलो कोई डाउट? ठीक है, चलो जी। अब बीटा है, बीटा स्क्वायर है, तो बीटा की वैल्यू अगेन यहाँ पे डाल दो। बीटा की वैल्यू है ना आपके पास 2/p, बोलो इसको अगेन यहाँ पे डाल दो, तो 2/p का होल स्क्वायर।
So 2/p का होल स्क्वायर गिव्स मी 4p/3. तो करो 4/p² इज इक्वल टू 4p/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4, जब 4 से 4 भी घटाओ तो p इंटू p² यानी p³ और 3 1 जा 3. सो p की वैल्यू हो जाती है √3, नहीं क्यूब रूट ऑफ 3 कह सकता हूं, या फिर 3 की पावर 1/3 कह सकता हूं, कैसे भी कह दो. फिक्स आंसर 3 आ रहा है. ओके, फिक्स आंसर 3 आ रहा है और हमारा p क्या आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ 3. ठीक है, देख लेते हैं, वी विल क्रॉस वेरीफाई किससे आंसर मैच होता है. ठीक है, तो इधर आओ, हो सकता है हमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो. 3 से हो रही है वैल्यू पुट, पक्का. चलो लेट्स सी, px² - 14x + 8 इज इक्वल टू 0. तो अगर मैं p की वैल्यू 3 पुटअप कर दूं तो देखते हैं कि एक जीरो दूसरे जीरो का 3 टाइम्स या जो भी टाइम्स था कितना 6 टाइम्स है या नहीं है. सो लेट्स से मैं 3 पुटअप कर दूं तो यहाँ पे 3 आ गया. तो अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ. अच्छा, डायरेक्ट जीरोस भी निकल सकते हैं क्या रैशनल फॉर्म में. 3 8 जा 24, a प्लस बी तो हो गया मेरा 24 और ए बी हो गया मेरा, सॉरी उल्टा कह दिया, प्रोडक्ट में डाल दिया मैंने. a प्लस बी तो हो जाएगा -14 और ए बी हो जाएगा मेरा 24. तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो रही है क्या. 12 और 12 -12 और -2, -12 और -2. सो 3x² - 12x - 2x + 8 इज इक्वल टू व्हाट, 0. सो इधर से आ जाएगा 3x कॉमन तो x -4 और वहां से आ जाएगा -2 कॉमन तो x -4 इज इक्वल टू 0. तो x -4 एंड 3x -2 इज इक्वल टू 0. फाइन, तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 2/3. तो यही दो जीरोस हैं. तो सबसे पहले तो आप चेक करो कि एक जीरो दूसरे जीरो का 6 गुना है क्या. उसने कहा था एक जीरो दूसरे जीरो का 6 गुना है क्या. तो वी कैन सी 4, इसका अगर मैं 6 गुना करूं, इसका अगर मैं 6 गुना करूं तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 हो रहा है. ठीक है, तो ये भी आंसर करेक्ट है. और अगर मैं इसकी जगह क्यूब रूट ऑफ 3 लगाता तो वेरीफाई करो. अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 3 लगाता यानी कि 3 की पावर 1/3 हो जाता. अब 3 की पावर 1/3 में इस तरीके से तो सॉल्व करना मुश्किल है, तो लेट्स सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करो जरा. तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, -b यानी -14 प्लस और माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी 196 हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac. तो 4 8 जा 24 इंटू 3 की पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाय 2a. 2 इंटू 3 की पावर 1/3. तो पावर 1/3 को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना. हम्म हम्म डिलीट हो गया. देखो मुझे एक चीज बताओ. अगर मैं लिखता हूं x -3
इज इक्वल्स टू 0। ओके, अगर मैं लिखता हूँ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलती है? 3। ओके, और अगर मैं लिखता हूँ x माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0, तो वहां से भी x की वैल्यू क्या निकलती है? 3। तो यानी कि होल क्यूब के केस में जब ऑड पावर है, जब ऑड पावर है, जितनी भी ऑड पावर है 1 3 5 7, तो अगर हमारी वैल्यू जो हमारा जो जीरो, हमारा जो उसमें कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर पावर 1/3 में आ रही है, तो पावर 1/3, देखो ये गलत नहीं है, बट इसको आगे वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। इसको वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है कि इज इट करेक्ट और नॉट। और अगर ऑप्शन में ये आंसर है तो उसको गलत, ऑप्शन में था कि आंसर, ऑप्शन में ये आंसर ही नहीं मिलेगा ना। तो ऑप्शन एमसीक्यूज था या क्या था? नॉर्मल पेपर था, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में हमारे पास क्या, हाँ गूगल पे 3, तो 3 से तो वेरीफाई हो ही रहा है ना। देखो मेरी बात सुनो, जब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, मुझे एक चीज बताओ, तो ए बी सी की फिक्स वैल्यूज के साथ ही वो दो जीरोस पॉसिबल है क्या? बोलो, पॉसिबल है क्या? मुझे एक चीज बताओ, आप और कुछ नहीं, एक सरल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। मुझे बताओ 2x² माइनस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ए बी की सी की वैल्यू ये हो गई। अब मैं इसका कितना भी गुना कर दूं, इसका मैं कितना भी गुना कर दूं, तो एबीसी की नई वैल्यूज मिल जाएंगी ना सेम जीरोस के लिए। जीरोस बदलेंगे क्या? जीरोस बदलेंगे? नो। समझ गए? क्लियर है? दिस इज द लॉजिक। तो हाँ, बस ये याद रखना, पावर अगर इवन है, पावर अगर इवन है तो प्लस और माइनस में आंसर आएगा। पावर अगर ऑड है तो जस्ट एग्जैक्टली क्यूब कर दो, आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा आंसर क्या आया था? पी की वैल्यू 3 की पावर 1/3। तो ये यहाँ पे जो मैं अगर इसको पी क्यूब करूंगा तब जाके 3 आएगा, तो पावर ऑड है ना, ये पावर ऑड है ना। तो पी क्यूब 3 है, तो पी की वैल्यू 3 लेके भी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो वैल्यू रख के वही सेम जीरोस ले आए जा सकते हैं। लेकिन कल को अगर ये पी की पावर पी इक्वल टू 3 की पावर 1/2 होती, स्क्वायर रूट आता आंसर, तो फिर यहां से पी स्क्वायर इक्वल टू 3 लिखता। बोलो, तो मैं इसका आंसर फिर प्लस और माइनस 3 लिखता। क्या लिखता? प्लस। इवन पावर में आपको दो आंसर्स मानने हैं उसके, ऑड पावर में आपको सेम आंसर मानना। ठीक है, क्लियर है? अभी कोई डाउट नहीं है? अब सर उसका वेरिफिकेशन, तो उसका वेरिफिकेशन रूट्स निकाल के तो नहीं है पॉसिबल, बट रिलेशन से पॉसिबल है। रिलेशन मतलब वही अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, वहां से पॉसिबल। समझ गए? क्लियर है? मतलब आप पी की वैल्यू 3 की पावर 1/3 लगाएं, फिर अल्फा प्लस बीटा लगाएं, किसको? इसको 3 की पावर 1/3 वाले को, उससे मिलेगा क्या? अच्छा एक मिनट रुको, ट्राई करते हैं। मतलब इसको आप जीरो से निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। 3 की पावर 1/3, आगे क्या है? x² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब आप क्या करें, इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे पॉलिनोमियल को। लेट्स सी, ठीक है, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 3 की पावर 1/3 क्या होता है बताओ? 9 इंटू 3 की पावर 1/3 3 कैसे होगा वो बताओ? अच्छा 27 पावर 1/3 कह रहे हो आप? नहीं, ये 3 की पावर 2 है ना बेटा, ये 3 की पावर 2 है, वो 3 की पावर 1/3 है, तो 3 की पावर 2 प्लस 1/3 हो जाएगा। 2 प्लस 1/3 यानी कि 3 की पावर 3 2 6 7/3 हो जाएगा। तो 3 की पावर 7/3 क्या होता है? 3 की पावर 7/3 कुछ होता ही नहीं है। बोलो, तो 9 से मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्ट रूट्स तो नहीं निकल रहे। हाँ, आप इसका इसका प्रूफ ऐसे कर लो ना, देखो अल्फा प्लस बीटा बोलो माइनस बी बाय, तो माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस 14 बाय ए यानी कि 3 की पावर 1/3, और अल्फा इंटू बीटा बोलो, अल्फा इंटू बीटा बोलो 8/3 की पावर 1/3। अब जो अपन ने सबसे पहले किया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन को सॉल्व, कहाँ किया था? अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा करके किया था ना, डिलीटेड। देखो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा करके हमने सोल्व किया था। अब आपको पावर 1/3 सोल्व करनी है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल क्यूब इट, यू विल मेक इट अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या कर दोगे? अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कह रहा हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा
इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो वहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आएगी, और हमको किसकी चाहिए? करो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखो यहां से क्या क्या वैल्यू रख सकते हो आप, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एज इट इज रह जाएगा, और 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है आपके पास, है क्या? अल्फा बीटा की वैल्यू ये है, तो 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका 3 गुना, 3 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1/3, और उसके बाद आ जाओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, वो रही 14 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/3। ओके, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? ये, तो इसका होल क्यूब करो, 14 का क्यूब हो जाएगा, और 3 की पावर 1/3 का होल क्यूब 3 हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकल के आएगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकल के आया, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाओ, क्या होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो भी वैल्यू आएगी उसको वहां पुटअप करेंगे। ए प्लस बी की वैल्यू है आपके पास, ए बी की वैल्यू है आपके पास, तो वहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो आपके पास ए बी की वैल्यू भी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से होल स्क्वायर बनेगा, और उसका रूट करने से अल्फा प्लस नहीं, उसका रूट करने से, तो इस तरीके से हमको इसका रूट्स निकालने भी नहीं है एक्चुअली, इस तरीके से एक्चुअल अल्फा एंड बीटा निकालना मुश्किल है, तो हमको सिंपल से लॉजिक करने हैं कि अगर नॉन रैशनल नंबर के अंदर पावर आती है तो उसी पावर से हम उसको क्यूब या स्क्वायर कर देंगे, बट इवन और ऑड का ध्यान रखना, दैट्स इट। अगर इवन आ जाए तो प्लस और माइनस में आंसर है, ऑड आ जाए तो नहीं है। समझ गए? सिंपल सा लॉजिक। और एक बार जो हमने अभी स्टार्ट किया क्वेश्चन, तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, वो चेक कर लेना बस, जो हमने p इक्वल टू 3 की पावर 1/3 निकाली। ओके, अच्छा, ऑप्शन में अगर आता है ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में, तो बेस्ट तरीका है एलिमिनेशन मेथड थ्रू ऑप्शंस। पी की वैल्यू एक एक पुट अप करके देखो, जैसे पी की वैल्यू 3 है तो पी की वैल्यू 3 पुट अप करके देखो कि 1 0 2 से 0 का 6 गुना आता है नहीं है। फिर पी की वैल्यू 5 है, 5 पुट अप करके देखो 1 0 2 से 0 का 6 गुना, उससे उल्टा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में उसको ये तो मतलब है नहीं कि आपने किस मेथड से किया, आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपर चला है, आपने भी पोस्ट किया कुछ? अब कितना ऊपर डेट वगैरह बताओ ना थोड़ा, क्योंकि ये तो फिर ऐसे चलता ही जाएंगे। आपको 2 लगेंगे। तो वही है ना, यहाँ पे स्क्रॉल वाली प्रॉब्लम। वहाँ पे तो वो कहाँ स्क्रॉलर कहाँ दिख रहा है, देखना कहाँ है? हाँ, चलो अब मैंने पकड़ लिया है, बताओ। थोड़ा ऊपर करो। अब बताओ कितना होगा ये? सर पे क्लिक करो। इस पे? नहीं नीचे इस पे आपने रिप्लाई किया मैंने रिप्लाई किया। हाँ, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बताओ फर्स्ट आंसर नहीं आ किससे? ये बिहार का होता है बस क्वेश्चन बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट है क्या? क्वेश्चन इज इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज 15 फाइंड एन। तो मैंने आपको क्या बताया कि मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। वो मैंने कैसे बताया? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला पता है किसी को? हाँ, चाहो तो एसएन वाला लगा दो, नो प्रॉब्लम, बट डायरेक्ट याद रखो। ये कुछ स्टैंडर्ड सम है जो अपने को याद रखने। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड। तो 3 फॉर्मूले बता देता हूं, उससे डायरेक्ट आंसर आएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला सब चाहे तो नोट भी कर लें, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। फिर आ जाओ स्क्वायर्स का, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। क्या पता रखा रखा यही क्वेश्चन आ जाए, क्या पता एपी का यही क्वेश्चन रखा रखा आ जाए। तो एसएन के फॉर्मूले प्रूफ करना हो तो सेम टू सेम एसएन के फॉर्मूला से करो, प्रूव हो जाएगा। बट मान लो एमसीक्यू में रखा रखा आ गया, जब मीन का आ गया तो सम का भी आ सकता है ना।
तो सीधे टिक मार्क करो 2 सेकंड में और एक सॉल्व करो। और आगे के लिए इसको याद रखना ही पड़ेगा 11th 12th के लिए, तो क्यों ना आज ही याद कर लो। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है बेटा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। और एक लास्ट और याद करो, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स। और कोशिश करो अभी के अभी याद हो जाइए सारे लोग। देखो ना, इट्स नॉट लाइक दिस, इट इज जो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो सम का फॉर्मूला है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब भी समझ लो। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के सम का मतलब होता है बेटा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करते 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 एन नेचुरल नंबर्स का सम है ये। ओके, सम ऑफ स्क्वायर तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर करते करते आपको लास्ट में एन का स्क्वायर करना है, उसका फॉर्मूला है डायरेक्ट। और क्यूब्स का मतलब समझ ही चुके होंगे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब। अब जब तक हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, मतलब वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक हमको ये डाइजेस्ट नहीं होगा, हमको यकीन नहीं होगा कि ये जो बताया गया है वो सच है या नहीं। तो फटाफट से इसको प्रूव करें। देखो सब लोग इधर, सपोज करो आपको शुरू के 5 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए। क्या चाहिए? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो मैं फॉर्मूला में रख के देखता हूँ और मैं उंगलियों पे गिन के भी देखूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 मैच होता है कि नहीं होता है। तो फॉर्मूला में रखो n की वैल्यू 5, इधर देखो 8, बंद करो उसको, बंद करो। अगर यही करना है तो घर पे भी कर सकते हो। n की वैल्यू 5, तो n प्लस 1 की वैल्यू 6, 5 के अगला नंबर 6, 5 into 6 वैल्यू करो 15 होता है। अब उंगलियों पे गिनो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 15 होता है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना अभी हम। 3 फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है? ओके, हाँ, तो 5 into 6 by 2 क्या है? सॉल्व किया आपने 50। अब उंगलियों पे गिनो 1 प्लस 2 3 प्लस 3 9 प्लस 6 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15। मैथ हो गया। ज्यादा n की कुछ भी इसमें वैल्यू डालो वो वहां तक के सम निकाल के देगा आपको। ठीक है, अब स्क्वायर में काउंट कर, तो वही 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर तक कर लो। ठीक है, तो n की वैल्यू 4 डालना पड़ेगा, 4 n प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 और 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा, दोगुना करके छोड़ो तो 4 2 का 8 प्लस 1 9। क्या बनाइए 4 into 5 into 9 डिवाइडेड बाय 6 करोगे ना, करो जल्दी। 4 into 5 into 9 डिवाइडेड बाय 6, 4 into 5 into 9 डिवाइडेड बाय 30 पक्का। अब हम उंगलियों पे काउंट करें, उंगलियों पे काउंट करना शुरू करें। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 को 4 5, 3 का स्क्वायर 9 और 5 14 और 4 का स्क्वायर 16 16 फॉर्मूला से भी ठीक। चलो एक क्यूब का भी कर लेते हैं, लास्ट तक 3 तक एक क्यूब कर लेते हैं। तो 3 डालूंगा मैं यहाँ पे, तो 3 into 4/2, 3 into 4/2 क्या होता है 3 2 क्या 6, 3 into 4/2 करेगा तो 3 का 6 ही आएगा, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 12/2 भी तो करेगा, 6 आया ना, और 6 का स्क्वायर 36। अब 3 के क्यूब जोड़ के देखो 36 आता है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 और 1 9 और 3 का क्यूब 27, 27 और 9 36। यानी कि फॉर्मूले बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, इनको याद कर सकते हैं, आगे के लिए काम आए। अब क्वेश्चन पे आए, हमारे क्वेश्चन तो केवल सम पे था, स्क्वायर एंड क्यूब्स पे नहीं था। तो सम निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, चेक करो। सम निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ n into n plus 1 divided by 2। इसको डिलीट कर दूं या नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसने कहा था सर मीन निकालो, आप सम का निकालने चले गए। तो मीन का फॉर्मूला बताना जरा क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, टेल मी। सबका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी अभी आपने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकाला है, बोलो क्या निकाला है, याद हुआ? n into डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने, वही n, तो उसको से डिवाइड करेंगे तो मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला भी बन गया n+1/2। यही बताया था मैंने, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लो। चलो मीन का याद ना रहे तो सम का तो याद कर ही लेना, फिर n से n काटने की काम रहेगा केवल। अब क्वेश्चन क्या है कि मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स 15 है, तो इसकी वैल्यू 15 है, इसकी वैल्यू 15 है। तो यहां से n+1 की वैल्यू 30 है, तो n की वैल्यू 29 है।
आंसर। ओके, वेरी इजी। सम याद रखो, मीन याद हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे स्क्वायर्स लगा हुआ होता, मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ क्या लगा रहता, तो फिर सम में जो ये वाला फॉर्मूला लगाया है ये ना लगा के स्क्वायर वाला लगा दूंगा और उसको एन से डिवाइड कर दूंगा, और क्यूब्स लगा हुआ है तो क्यूब का फॉर्मूला लगा दूंगा। समझ गए? तो तीनों के फॉर्मूले याद हो गए। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला, ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर, नहीं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के सम का फॉर्मूला, और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स के सम का फॉर्मूला। ठीक है, याद रहे क्यूब्स का सम है, सम का क्यूब नहीं है, मतलब अलग 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 क्यूब करके फिर सम है वो, ऐसा नहीं कि पहले सम कर दिया फिर होल क्यूब कर दिया, वो नहीं है, क्यूब्स का सम है। ठीक है, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। कर दें डिलीट, बढ़ सकते हैं आगे। क्लियर, आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब आपके पास देखो एन की वैल्यू क्या आई, 29। एन की वैल्यू क्या आई, किस किस चैप्टर का क्वेश्चन लग रहा है आपको बताओ, किस चैप्टर का क्वेश्चन लग रहा है आपके कोर्स के? स्टैटिस्टिक्स प्लस एपी। ठीक है, एन की वैल्यू 29 है, मतलब 1 + 2 + 1 2 3 ऐसे 4 ऐसे करते 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 29, ये जो एपी बन रही है, इस एपी का एवरेज जो है वो 15 है। तो एवरेज निकालने के लिए सम निकालना पड़ेगा, यानी S29 निकालना पड़ेगा। S29 को फिर 29 से डिवाइड करना पड़ेगा, और उसको फिर किसके इक्वेट करना पड़ेगा, 15, क्योंकि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम तो यही होगा S29, इस एपी को सॉल्व करके और फिर 29 से डिवाइड कराएंगे, क्योंकि सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो इतना पार्ट तो एपी, S29 निकालने तक का पार्ट तो एपी का है, और फिर मीन निकालने तक का पार्ट स्टैटिस्टिक्स का है, और उसको फिर उसके मीन से इक्वेट करो। तो या तो इस फॉर्मूले से चलो, आप खुद सोचो कितना टाइम लगेगा, और अभी हमको कितना सा टाइम लगेगा। ठीक है, क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट बताइए, ऊपर बोल देना, ये हो गया था सब, नहीं हुआ, बोलने के बाद ही हुआ। 3 नंबर्स अगर एपी में है तो बीच वाला नंबर अगल बगल के नंबर का एवरेज होता है। मीन का मतलब एवरेज ही तो होता है, अरिथमेटिक मीन कह दूं, मीन कह दूं, एवरेज कह दूं, एक ही बात है। अरिथमेटिक मीन कह दूं an, मीन कह दूं x बार, या फिर एवरेज कह दूं, एक ही बात। तो अगर 3 नंबर्स कभी भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स अगर एपी के टर्म्स के दे रखे हैं आपको, तो इससे क्या साबित होता है, ये बीच वाला जो टर्म है या नंबर है जो भी है, वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अगल बगल के इसकी और इसकी एवरेज होगी। तो इसको इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज निकालना आता है ना, कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। लेट्स से ये तो है a1, ये है a2 और ये है a3। तो मैं क्या कहूंगा, बीच वाला नंबर अगल बगल का एवरेज है, यानी a1 + a3 डिवाइडेड बाय 2 है। एवरेज ऐसे निकालते हो अगल बगल का, a1 + a3। अब इसमें वैल्यूज पुटअप करो, बोलो a2 क्या है, 2k² + 3k + 6 इज इक्वल टू a1 क्या है, k² + 4k + 8 प्लस a3 क्या है, 3k² + 4k + 4 होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसको सॉल्व कर दें, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करा दो, या फिर एक बार देख लेते हैं कट भी जाए क्या पता। तो k² 3k² 4k² कट जाएगा ना, 4k 4k 8k और 8 + 4 12 होल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सो 2 से 2k², सबको 2 से डिवाइड कर दो, 8k को 2 से डिवाइड करो 4k और 12 को 2 से डिवाइड करो 6। तो यहाँ पे क्या आया, LHS क्या है और RHS क्या है, इनको इक्वेट करो तो k की वैल्यू आ जाएगी। इसको इससे इक्वेट कर दूं मैं, तो इसको इससे इक्वेट करेंगे तो 2k² से 2k² एज इट इज गया, 6 से 6 एज इट इज गया, तो k की वैल्यू 0 है। 3k = 4k, 3k = 4k gives me k = 0। k से k कैंसिल कर देगा तो k की वैल्यू कैसे निकालेगा? देखो मेरी बात सुनो, जब भी मैंने शायद पहले बताया, आप फिर भूल गए, कि हम जब इधर से इधर काटते हैं तो हम उसी को काट सकते हैं जिसकी वैल्यू 0 ना हो, ना 0 नॉट पॉसिबल हो। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैंने यहाँ पे 2 × x है और यहाँ पे मैंने
4 इंटू वाई है। तो आप 2 से 2 काट सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 की वैल्यू 0 थोड़ा ना होती है, 2 की वैल्यू तो 2 होती है। तो आप उसी नंबर को एलएचएस से आरएचएस में काट सकते हो जिसकी वैल्यू 0 पॉसिबल ना हो। के की वैल्यू तो 0 पॉसिबल है ना, तो आप के से के को काट ही नहीं सकते। देखो 2 के स्क्वायर टर्म टू टर्म कैंसिल हुआ है, ये इसका फैक्टर है। वो प्लस में कनेक्टेड है, ये इनटू में कनेक्टेड है। सी द डिफरेंस? ओके, वो तो प्लस में कनेक्टेड था। क्या था? देखो इधर, ये 2 के स्क्वायर इसलिए काटा है क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्लस। तो ये तो टर्म है पूरी, ये इधर आके 0 बनेगी इसलिए काट दिया गया। 2 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर 0 बन जाएगा, इसलिए काट दिया। लेकिन यहाँ पे 3 प्लस के थोड़ी ना है, यहाँ पे क्या है? 3 के। तो ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर से फैक्टर तभी काट सकते हो जब उसकी वैल्यू 0 पॉसिबल ना हो। तो फिर क्या करें? काट तो सकते नहीं है, फिर इसको उधर लेके जाओ। तो 3 के को उधर लेके जाएंगे तो उधर 0 बचेगा, 4 के माइनस 3 के हो जाएगा, और 4 के माइनस 3 के गिव्स मी के इक्वल टू 0। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ के 0। आप वेरीफाई करके देखो, के की वैल्यू 0 रख के देखो ये 3 टर्म्स एपी में आती हैं या नहीं आती है। लेट्स चेक। कर दूं डिलीट? तो देखो के की वैल्यू 0 रखोगे तो सबके 2 टर्म्स कट जाएंगे, सबके 2 टर्म्स कट जाएंगे। 8 6 4 है ना ये एपी में, डिक्रीजिंग एपी है ना, -2 -2। ठीक है, चल सकते हैं आगे। ओके, अगर 3 टर्म्स एपी में है तो बीच वाली टर्म पहली और तीसरे अगल बगल के टर्म की एवरेज होगी। ये लॉजिक याद रखो। ओके, अर्थमेटिक मीन होगी, फिर आप नेक्स्ट ईयर सीखोगे ज्योमेट्रिक मीन। अगर 3 टर्म्स जीपी में है तो बीच वाले की ज्योमेट्रिक मीन भी होगी। चलो नेक्स्ट। ये टू पाइप वाला पता नहीं, ये वाला पाइप वाला, ये वाटर टैप वाला पाइप वाला तरीका हमने सोल्व किया है। नहीं, हमेशा किया है, हर पेपर में पूछते हो आप, और बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देखो 2 पाइप्स हैं जो कि साथ में फिल करते हैं टैंक को, तो इतना टाइम लेते हैं। ठीक है, साथ में फिल करते हैं तो इतना टाइम लेते हैं, और अलग अलग फिल करते हैं। जैसे वो कहे कि मैं अलग ही भर दूं, मैं पूरे टैंक को अलग ही भर देता हूँ, वो कहे मैं पूरे टैंक को अलग ही भर देता हूँ। तो जो बड़ा वाला पाइप है, लार्जर डायमीटर है ना बड़ा वाला पाइप, वो छोटे पाइप से 2 घंटे कम लेता है। बड़ा पाइप है तो ज्यादा पानी निकलता है उससे, तो वो जल्दी भरेगा, उसको जल्दी भरेगा। तो कितना जल्दी भरेगा? 2 घंटे जल्दी भर देता है। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच कैन फिल द टैंक सेपरेटली। तो दोनों अलग अलग कितने घंटे में उसको भरेंगे ये बता लगाओ। ठीक है, देखो हमारे पास 2 पाइप्स हैं, एक तो लार्जर और एक स्मॉलर। लार्जर पाइप एंड स्मॉलर पाइप। फाइन, दोनों का थोड़ा पास में लिखना पड़ेगा ना, कंबाइंड टाइम भी तो लिखना है टेक्नोलॉजी। लार्जर पाइप, स्मॉलर पाइप। ठीक है, लार्जर पाइप स्मॉलर पाइप। अब उनका दोनों का टाइम हमको गिवन है, और ये कंबाइंड हो गया। कंबाइंड मतलब दोनों जब साथ में काम करते हैं। ओके, तो दोनों जब साथ में काम करते हैं तो कितने घंटे लेते हैं, कितना समय लेते हैं बोलो? 15/8 आवर्स, इतना समय लेते हैं, 15/8 आवर्स। अब दोनों जब अलग अलग काम करते हैं तो अलग अलग समय तो गिवन नहीं है, लेकिन कनेक्शन गिवन है कि ये इससे 2 घंटे कम लेता है। क्या गिवन है? कि जब दोनों अलग अलग काम करते हैं तो बड़ा वाला पाइप जो है छोटे वाले पाइप से 2 घंटे कम लेता है। तो अगर मैं छोटे वाले पाइप का टाइम x मान लूं तो इसका 2 घंटे कम, यानी x-2 आवर्स हो जाएगा। टेल मी, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि सर ये इसका अकेले का टाइम है, ये इसका अकेले का टाइम है, और ये दोनों का कंबाइंड टाइम है, तो उसको जोड़ के इसके बराबर कर दो। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? बोलो, कर सकते हैं? मुझे बताओ, मौलिक के काम को 1 घंटे में करता है और उसी काम को ये 1.5 घंटे में करता है। मैं दोनों मिलेंगे 2.5 घंटे लगेंगे। सोच के देखो, कम लगेंगे, 1 घंटे से भी कम लगेंगे। तो हम इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए हम दोनों के टाइम को जोड़ के कंबाइंड टाइम के इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन हम दोनों के वर्क को जरूर जोड़ सकते हैं। दोनों के टाइम को नहीं जोड़ सकते, दोनों का। अब देखो वर्क को कैसे जोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, वो आधा काम करता है और ये 1/4 काम करता है, तो दोनों मिलेंगे तो 3/4 काम होगा, वो अपना आधा काम करेगा। तो वर्क को डायरेक्टली जोड़ के कंबाइंड वर्क से इक्वेट किया जा सकता है, लेकिन टाइम को डायरेक्ट जोड़ बाकी करके कंबाइंड टाइम से इक्वेट नहीं किया जा सकता। तो पहला काम हम करेंगे टाइम को वर्क में कन्वर्ट करके, और फिर कंबाइंड वर्क को इक्वेट करेंगे। कंबाइंड टाइम को इक्वेट नहीं कर सकते, और
टाइम को वर्क में कन्वर्ट करने का तरीका है रेसिप्रोकल। टाइम को वर्क में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? रेसिप्रोकल। तो मैं वर्क निकाल रहा हूं उसका, तो लार्जर पाइप का वर्क हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/x-2, उसका रेसिप्रोकल कर दो 1/x, इसका रेसिप्रोकल कर दो 8/15। ये इक्वेशन वैलिड है ऊपर वाली वैलिड की, मतलब ऊपर मैं इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकता हूं, लेकिन वर्क में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको डायरेक्ट जोड़ सकता हूं। अब इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो, सॉल्व करो सारे के सारे, तो सॉल्व करो एक्स की वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एलसीएम लेने के बाद। जब y है ही नहीं तो क्वाड्रेटिक ही बनेगी। क्वाड्रेटिक ही बनेगी, उसको साथ साथ होता है। पर सॉल्व करो तो क्वाड्रेटिक को दोनों तीनों x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। हुआ क्या? उसमें बातें क्यों हो रही? यूटिलाइज करो टाइम को, जल्दी सॉल्व करो ताकि क्वेश्चंस और भी पूछे जा सके। एग्जाम से 3 दिन पहले भी टीचर एक्स की वैल्यू निकाल के देगा तो कैसे काम चलेगी? इतनी देर में तो निकल जानी चाहिए। ये इक्वेशन बनी है क्या? हाँ ये बनी है। ओके, अब आगे बताओ, सॉल्यूशन बताओ। बीस और तीन। 20 और 3 -20 और -3, -20 और -3
देखो -20 और -3 को जोड़ेंगे तो -23 होगा, और -20 और -3 को गुणा करेंगे तो 15 4 जा 60 होगा। अब देखो डायरेक्ट आंसर भी देखो इधर देखो, -20 और -3 सोचे ना तुमने दो नंबर, सबसे पहले तो साइन बदल दो, उसके बाद a से डिवाइड करा दो, यही आंसर आएगा। 4 से डिवाइड करा दो तो 20/4 यानी 5 एंड 3/4, ये हैं x की दो वैल्यूज। तो जैसे आपने दो नंबर सोचे ना, उससे आप बिना पेन उठाए आप x की एक्चुअल वैल्यूज निकाल सकते हो। जो भी आपने दो नंबर सोचे a और b, उसका सबसे पहले तो साइन बदल दो, साइन बदल के a से डिवाइड कर, a से डिवाइड करो, दिस इज द डायरेक्ट, ओके। साइन बदलो, a से डिवाइड करो। जैसे आपने सोचा -20 -3, साइन बदल दिया +20 +3, और उसके बाद a से डिवाइड करा दिया। इनकेस एमसीक्यू में सॉल्व करना है, इनकेस हमको एमसीक्यू में सॉल्व करना है, तो हमने दो नंबर सोचे, बस उसी क्षण हमको x की वैल्यूज पता चल गई, साइन बदले a से डिवाइड करा है, ओके। तो x की वैल्यू देखो 5 या फिर 3/4। अब बताओ दोनों में से कौन सी एक्सेप्टेबल है और कौन सी रिजेक्टेड है। देखो पहली स्टेप से ही रख के देख सकते हो, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 3/4 रखता तो 3/4 -2 एक नेगेटिव वैल्यू मिलती, तो लार्जर पाइप का टाइम नेगेटिव हो जाता, तो किसी का भी टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमको x की एक्सेप्टेड वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, 5 घंटे तो स्मॉलर पाइप, और 5 में से 2 गए तो 3 घंटे लार्जर पाइप, ओके। दिस इज द फाइनल आंसर। उसने कहा था अलग अलग टाइम बताओ, वो कितने घंटे लेता है कितने, तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप 5 आवर्स हो गया, और टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप 3 आवर्स हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आया, बोलो। हो जाएगा टाइम एंड वर्क का, सिंपल सा लॉजिक है। देखो क्या करेगा, कंबाइंड टाइम देगा जान करके, कंबाइंड टाइम देगा तो उसे कंबाइंड वर्क निकाल लेना रेसिप्रोकल करके, ओके। और फिर अलग अलग टाइम अज्यूम करके उनका रेसिप्रोकल कर देना, और फिर वर्क को ऐड कर सकते हो, टाइम को ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये एक्चुअली 1 घंटे में लार्जर पाइप कितनी टंकी भर देता है वो है, कितना पार्ट ऑफ टंकी भर देता है वो है। ये क्या है, 1 घंटे में स्मॉलर पाइप कितना पार्ट ऑफ टंकी भर देता है वो है। और ये क्या है, 1 घंटे में दोनों मिलके टंकी का कितना पार्ट भर देते हैं वो है। तो दोनों अलग अलग जब मिलेंगे तो टोटल 8/15 पार्ट ऑफ टैंक जो है वो भर जाता है। समझ गए, एक यूनिट का काम है ये, एक यूनिट का वर्क है, वर्क डन बाय देम इन 1 यूनिट 1 आवर, ओके, ठीक है। समझ आया क्या, मुझे बताओ उदित, अगर आपसे एक काम अगर 4 दिन में होता है, कोई काम दिया मैंने, आप उसको 4 दिन में कंप्लीट करते हो, तो आधा काम कितने दिन में करोगे, 2 दिन में, ठीक है। आधा काम कितने दिन में करोगे, 2 दिन में। और एक दिन में कितना काम होगा, 1/4। देखो आपको मैंने कहा कि आप टाइम लगाते हो 4 दिन, तो मैंने कहा वर्क डन इन 1 डे कितना आएगा, वर्क डन इन 1 डे, तो इसी का रेसिप्रोकल आएगा 1/4। तो प्रूव हो गया कि टाइम का रेसिप्रोकल वर्क होता है, लेकिन वो वर्क एक यूनिट का होता है, एक दिन का, 1 घंटे का, जो भी उसने घंटे दे रखे तो 1 घंटे का। तो फिर मिल लेना इससे। ठीक है चलो कर दो इसको क्लोज। तो ये केस सॉल्व हो गया भैया, चले नेक्स्ट, आगे बताओ। ये वाला ये a 3-digit number is given that its terms are in AP. Its terms, its digits आना चाहिए है ना। 3 डिजिट का नंबर ऐसा है कि उसकी जो 3 डिजिट्स हैं वो AP में है, ठीक है। आगे बढ़ो, and sum of its digit is 9 और now number formed by reversing the digits is 198 greater than or equal, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया, क्या क्वेश्चन समझ में आया बताओ। 3 डिजिट का नंबर है हमारे पास, तो हमने 2 डिजिट के नंबर तो सॉल्व किए थे, और 2 डिजिट के नंबर सॉल्व करने के बाद फिर हमने ये डिस्कस किया था कि ऐसे ही 3 डिजिट में आ जाए तो ऐसे कंटिन्यू कर लेंगे आगे। जैसे 3 डिजिट का जो नंबर होता है उसमें 3 डिजिट्स होंगी ऐसे ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं वंस डिजिट, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस, यूनिट्स प्लेस, इसको कहेंगे टेंस प्लेस, और एंड इसको हम कहेंगे हंड्रेड्स थाउजेंड्स। आपकी गिनती में हंड्रेड्स नहीं आता, ठीक है। तो अब वंस डिजिट को आप क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, टेंस डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और हंड्रेड्स डिजिट को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे।
अब सर प्रॉब्लम यह है कि सर 2 वेरिएबल में पढ़ा है हमने तो x और y, 3 के लिए तो x y z मानना पड़ेगा, 3 वेरिएबल में तो हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा ही नहीं। तो हम हाँ ये एपी में है और दूसरी कुछ कनेक्शन ऐसा देगा जिससे आपको 3 डिजिट सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही वेरिएबल या 2 वेरिएबल में ही काम चला लेंगे। अब उसने क्या कहा है कि जो तीनों नंबर है वो एपी में है, क्या है वो एपी में, एपी में है तो फिर इससे क्या रिलेशन मिला, अगर 3 नंबर एपी में हो तो बीच वाला नंबर अगल बगल के नंबर से क्या होता है एवरेज। चलो एक बार के लिए स्टार्ट करने के लिए एक्स वाई जेड रखते हैं, लेकिन हम जेड को एलिमिनेट कर देंगे बीच में कहीं, ठीक है। तो एक बार के लिए चलो भैया एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो फिर डी भी मिल गया। वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अगर हम एपी में चलाएं तो ए, चलो फिर ऐसे कर लो। देखो अगर 3 नंबर्स एपी में हैं तो वो 3 नंबर्स कौन से मानते हैं हम, गलत, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, दिस इज द बेस्ट मेथड। स्टार्ट कहां से करें हम, a माइनस डी, तो पहला नंबर मान लेते हैं हम a माइनस, दूसरा नंबर मान लेते हैं हम, मतलब नंबर नहीं है डिजिट है, उस नंबर का डिजिट है ये, और तीसरा डिजिट मान लेते हैं a प्लस डी। तीनों हो गए एपी में। अब अगर a और d निकल जाए तो तीनों डिजिट निकल जाएंगे। अब हमारा टास्क है a और d निकालना, तो जैसे x और y 2 वेरिएबल होते हैं वैसे a और d भी तो 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल का इक्वेशन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ इट्स डिजिट इज कितना रहता 9, तो इन सबका सम 9, इन सबका सम 9 यानी कि बोलो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इनका सम कितना आ गया 9। तो यहां से माइनस डी एंड प्लस डी तो कैंसिल आउट हो गए, तो a प्लस ए 3a, 3a बराबर 9, तो a की वैल्यू क्या हो गई 9 ऑन 3 यानी कि 3। तो यानी कि ये तो पता चल गया कि a कितना है, a कितना है बताओ, तो पहले डिजिट तो बीच वाले डिजिट तो फिक्स हो गई 3, बीच वाले डिजिट तो फिक्स हो गई 3, ये सर कुछ 3 माइनस डी करके कोई डिजिट है और ये 3 प्लस डी करके डिजिट है, यहां तक कोई डाउट, ए की वैल्यू क्लियर होगी। अब आगे पढ़ो, जो नंबर रिवर्स करके मिलेगा, रिवर्स करके जो नंबर मिलेगा मतलब ये दोनों एक रिवर्स हो जाएंगे, वो नंबर ओरिजिनल नंबर से 198 ग्रेटर है, वो नंबर ओरिजिनल नंबर से 198 ग्रेटर है। तो ये तो है ओरिजिनल नंबर जो आपके सामने रखा हुआ है, और रिवर्स नंबर निकालते हैं हम। तो रिवर्स नंबर कैसे निकालते हैं हम बताओ, एक बार डिजिट वाइज देखें तो ए 3 प्लस डी पहले आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा और फिर 3 माइनस डी। लेकिन सर ये नंबर तो नहीं हुआ, अब नंबर कैसे निकालते हैं, वही 100 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो। तो इधर देखो 3 माइनस डी को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 3 माइनस डी को तो 100 से, ओके, प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 10 से, प्लस 3 प्लस डी को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, वंस प्लेस पे रहे तो 1 से, ओके। इधर आ जाओ रिवर्स नंबर निकालते हैं, इस बार 3 प्लस डी को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 100 से, प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 10 से, प्लस 3 माइनस डी को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 से, दोनों को सॉल्व करो और फिर एक नंबर दूसरे नंबर का 198 मोर है उसको रख देंगे हम, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 माइनस डी इंटू 100 करना कितना आता है 300 माइनस 100 डी प्लस 3 10 जा 30 और 1 से कराएंगे तो 3 प्लस डी, सॉल्व करो डी कितने में पहले ये देखो, तो माइनस 100 डी प्लस डी यानी माइनस का 99 डी, ओके, 300 और 3 हो गया, ये सही है क्या, 300 प्लस 30 330, 330 प्लस 3 से, तो ओरिजिनल नंबर तो ये है, बस डी की वैल्यू चाहिए। अब रिवर्स नंबर निकालो यहाँ से, 100 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 100 यानी वही 300 प्लस 100 टाइम्स डी प्लस 3 टाइम्स जा वही 30 और 3 माइनस डी, इसको सॉल्व करो। सो 100 डी प्लस माइनस डी, इधर भी माइनस 99 डी मिला, प्लस का आएगा क्या, ओके सॉरी इस बार प्लस का आएगा, माइनस कर रहे हैं, ठीक है, इस बार प्लस का 99 डी मिला, और कांस्टेंट नंबर देखना जरा 333 सेम, 333 वही सेम 333, ओके। अब ये कह रहा है भाई साहब कि ओरिजिनल नंबर नहीं रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर जो है ओरिजिनल नंबर से 198 ज्यादा है, तो रिवर्स नंबर कौन है, यही तो है, रिवर्स नंबर यही तो है 99 डी प्लस 333, ये रिवर्स नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर कहाँ आ रहा है, ये रहा माइनस 99 डी प्लस 333, डी की वैल्यू 2 आ जाएगी शायद, ये इससे कितना ज्यादा है 198 ज्यादा है,
इसको सॉल्व कर दे, डी आ जाएगा। 333 से 333 उड़ाओ पहले तो, ठीक है। 9 माइनस 99 डी इधर आएगा तो 198 डी हो जाएगा, डी की वैल्यू 1 आ जाएगी। 99 99 198 होता है, तो 198 डी की वैल्यू 198, तो डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1। डी की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 3 माइनस 1 बताओ ओरिजिनल नंबर क्या हुआ? 3 माइनस 1 यानी कि इधर 2 रखा जाएगा, इधर 3 रखा जाएगा, इधर 4। ओरिजिनल नंबर क्या है? 234। अब सारी वैल्यूज क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि 234 से वो जो उसने कहा है सब कुछ मैनेज होता है कि नहीं होता है, करके देखें। देखो उसने क्या कहा था, 3 नंबर ऐसा लेना जिसके तीनों डिजिट्स जो हैं वो किस में हो? एपी में हो। तो 234 अगर मैं लूंगा तो ये एपी में है, 2 + 1 + 1 + 1 + 1 का डिफरेंस आ रहा है। रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? 432। इन दोनों का डिफरेंस 198 होना चाहिए। इसने कहा था रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर से 198 ज्यादा होना चाहिए। तो 432 में से 234 घटाएंगे तो 198 आ जाएगा। ये भी मैच हो गया। और कुछ कहा था उसने? सम, इन सब का सम देखो 9 आ रहा है, 2 और 3 5 और 4 सब मैच हो गया। डन। तो किस किस का कॉम्बो पैक है? लीनियर इक्वेशंस प्लस एपी, ठीक है। अगर धीरे धीरे सॉल्यूशन लिखना हो तो वीडियो आज की डाल दूंगा, आप आराम से धीरे धीरे भी नोट डाउन कर सकते हैं सॉल्यूशन, अगर जल्दी लग रहा है तो। ठीक है, चला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला 32 को 4 पार्ट व्यक्तित्व पे। ओके, फिर टाइम ही टाइम है। होने तो देखो एक बार बोर्ड, फिर बात करते हैं आपसे। जिसको लगता है कि बोर्ड के बाद टाइम ही टाइम है, तो बोर्ड के बाद तो रास्ते खुलेंगे। टाइम क्या होता है? जुलाई तक रुक गए तो फिर आगे एक साल रुकना पड़ सकता है। 1 महीने के अंदर डिसीजन लेके कुछ ना कुछ पकड़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ एक बार स्कूल या कुछ ना कुछ करना सोचना पड़ता है। 1 महीना मैक्सिमम के बाद आप बैठ नहीं सकते। अगर बैठ गए तो 1 साल बैठना नीचे गए तो हो गया ना। ऊपर बैठ गया divide 32 into 4 parts such that their ratio of product of extremes is to the product of means is 7:5। अब आपको बताया था एक्सट्रीम्स और मीन्स का मीनिंग। देखो अगर हम कहें, चलो पहले तो 32 को 4 पार्ट्स में तोड़ना है। अब मैंने ऐसा नहीं कहा कि 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है। रुद्र ने कहा सर 4 × 8, तो इक्वल वर्ड लगा हुआ है क्या वहां पे कि इक्वल 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ो? आप बिल्कुल 4 × 8 कर दो अगर यहाँ पे 4 इक्वल लिखा हुआ, बट नहीं लिखा हुआ तो यू कैन नॉट डू लाइक दिस 8 + 8 + 8 +। तो 4 पार्ट्स तो इसे भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे एपी में हैं। आप इस पे फोकस करोगे, अगर 4 टर्म्स एपी में हैं तो चारों टर्म्स कौन कौन सी अज्यूम की जाती है? a-2d पहली टर्म, देन a-d, नहीं गलत गलत कह रहे हो। a-3d जिसमें अपन 2d को कॉमन डिफरेंस ले लेंगे, है ना। तो a-3d, फिर 2d का कॉमन डिफरेंस ले लिया तो a-d, फिर 2d का कॉमन डिफरेंस लिया तो a+d और a+3d। तो ऐसा करने से सारे d कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल a रह जाएंगे। तो ये ले लेंगे हम 4 टर्म्स। इसमें कॉमन डिफरेंस 2d का ले लिया, जरूरी थोड़ा ना d का ही ले, 2d का भी ले सकते हैं। तो ऑड नंबर से तो d का लेते हैं, जैसे पहले 3 टर्म्स थी तो d का डिफरेंस लिया था। इवन नंबर से तो 2d का डिफरेंस लेते हैं, समझ गए। ऐसे 4 टर्म्स ले ली। अब आगे क्या कह रहा है? सच दैट देयर रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स होते हैं बिल्कुल बाहर वाले टर्म्स और मीन्स होते हैं अंदर वाले टर्म्स। तो क्या कह रहा है? बाहर वाले टर्म्स का प्रोडक्ट करो, यानी कि a-3d इंटू a+3d करो, और अंदर वाले टर्म्स का प्रोडक्ट करो, यानी कि a-d इंटू a+d करो, और ये रेशियो निकल के आएगा 7:15। बाहर वाले टर्म्स के प्रोडक्ट और अंदर वाले टर्म्स के प्रोडक्ट का जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो क्या आएगा? 7:15। इसको सॉल्व करके a और d निकालो। समझ आया? करो करो।
मीन्स मतलब बीच वाली टर्म्स, एक्सट्रीम्स मतलब बाहर वाली टर्म्स। अब मीनिंग समझ में आ गया? चलो ये आ रहा है a square minus 9b square divided by a square minus b square इज इक्वल टू 7/15। आगे सॉल्व करो, और आगे सॉल्व करो उसको। पूरा जितना कर सकते हो, जितना सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो सारे बच्चे। और फाइनली क्या इक्वेशन बनी यहां से, ए और डी में बनेगी? बोलो, ए और डी में क्या इक्वेशन बनी वो बता दो कुछ। eight a square minus 128 b square equal to 0. सबको करने दो। ये a+3d है, मैंने गलत लिखा हुआ है, गलत ही मत सॉल्व कर देना। a-3d और ये a+3 3+3d नहीं है, a+3d। अब कईयों ने 3+3d से सॉल्व कर दिया होगा, तो थोड़ी तो अकल में, नकल में अकल लगाओ। a square minus 16 equal to 0. नहीं लगाई, वापस करना पड़ रहा है। स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक तूने। plus minus 2b. 1 सेकंड, ज्यादा नहीं, मैंने कहा था इक्वेशन तक रुको, तो रुक जाओ, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। इक्वेशन हो गई सबकी? कृतिका बोलो, व्हाट इज द इक्वेशन एओडी में? विनीत बोलो। इक्वेशन नहीं बनी? बताओ, बताओ, पूरी सॉल्व करिए। अब यहां से इक्वेशन नहीं बन रही तो बेटा ऐसे सवाल पूछने का हकदार नहीं है फिर आप। देखो इधर, a+b * a-b का फॉर्मूला नहीं आता, a² - b², क्या होगा? a² माइनस 3d का स्क्वायर क्या होगा? 9d²। नीचे a-d * a+d क्या होगा? a² माइनस d² इज इक्वल्स टू व्हाट? क्रॉस मल्टीप्लाई तक नहीं करना आता आपको? 15 * a माइनस 15 9 = 135 d² इज इक्वल टू 7 * a² माइनस 7d²। a² और d² साथ में लेके जाओ, 7a² उधर लेके जाओ, तो 15 में से 7 गया तो 8a² इज इक्वल्स टू माइनस 135 उधर लेके जाओ, तो 135 प्लस का हो गया, 135 में से 7 गया तो 128d²। 8 से कटता है ये, 8 1 जा 8 एंड 8 इंटू 16, 16 8 जा 120, 16 8 जा 128 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² इक्वल टू 16d²। यहां तक कोई डाउट? ए और डी में इक्वेशन बन गई क्या? बोलो। अब ए या डी किसी एक की वैल्यू दे दूं तो हो जाएगा काम? ए या डी किसी एक की वैल्यू दे दूं हो जाएगा क्या काम? समझ गए? इन सब का सम 32 है, वो कौन सोचेगा? 32 को डिवाइड कर रहे हो आप 4 पार्ट्स में, तो इन सब का सम 32 है भाई। 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, तो सबको जोड़ोगे तो 32 मिलेगा, तो वहां से ए सॉल्व हो जाएगा क्या? 4a इक्वल टू 32, तो a हो जाएगा 8। देखो सम करूंगा तो -3d से +3d कैंसिल आउट होगा, -d से +d कैंसिल आउट होगा, a प्लस a प्लस a प्लस। तो इस तरीके से टर्म सोचोगे तो a की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी, और आप उस तरीके से सोचोगे a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, चार टर्म ए कैसे सोचोगे तो ना a निकला ना d निकला। तो इस तरीके से टर्म सोचो ताकि एक a और d में से एक चीज तो जो ही निकल जाएगी। 4a इक्वल टू व्हाट? 32, तो a इक्वल टू 8। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 8 हेयर। जैसे पुट अप करेंगे, सो 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 16d²। 16 4 जा 64, d² की वैल्यू 4, तो d की वैल्यू +or -2।
डी ए तो 100% 8 है और डी प्लस या -2 हो सकता है। तो 32 के जो 4 नंबर से एक बार +2 लेके देखो, +2 लोगे तो a -3d, a-3d का मतलब हो गया 8 -3d, 3 2 6 यानी 8 6 यानी कि 2, पहला नंबर 2। फिर a - d करो यानी 8 - 2 करो 6, फिर a + d करो यानी 8 + 2 करो 10, और फिर a + 3d करो तो 6, 8 और 6 14। तो ये रहे भाई साहब 4 नंबर, 2 6 10 14। मुझे बताओ एपी में है क्या ये चारों, और सबका सम 32 आता है, और सम ऑफ नहीं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करो जरा, तो 14 2 जा 28, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करो जरा 60, तो इसको इसका रेशियो 7/15 आता है क्या, 4 से काट दो, 4 7 या 28, 4 into, तो दीज आर द टू नंबर। कोई कहे सर मैं तो -2 लूंगा, ले ले -2, यही नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, यही नंबर क्या जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, 14 10 6, नंबर तो वही होंगे 4। ओके, समझ आया? चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृतिका हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बताओ, ये वाला चारों ही डाउट है, नहीं तो उसके बाद इस पे डिस्कशन हुआ नहीं क्या? देयर आर एन अरिथमेटिक मींस, ये क्लास 11th का क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे हम, और करना चाहो तो लोग कर लो यार, मुश्किल नहीं है ज्यादा, अब एडवांस लेवल कर ही रहे हो तो। अरिथमेटिक, देयर आर एन अरिथमेटिक मींस बिटवीन 5 and 80, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन डाला था, मेरे को याद है, मैंने आपको कहा था कि अरिथमेटिक मींस को यहाँ पे टर्म्स मानो, क्या मानो, टर्म्स। अब उसको टर्म्स क्यों माने ये सारी डिटेल हम 11th में सीखेंगे, ठीक है। आल फिलहाल के लिए इतना मानो अरिथमेटिक मींस है ना, यानी 5 और 86 के बीच में n टर्म्स हैं, 5 के और 86 के बीच में हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई n+2, टेल मी यस और नो। भाई n टर्म्स तो बीच में, एक और एक 2 टर्म्स ये हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, n+2 टर्म्स की ये एपी है, n+2 टर्म्स की ये एपी। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट मींस, मींस यानी टर्म्स, मींस यानी टर्म्स, है ना। तो पहला और आखिरी जो टर्म है उसका रेशियो 2:2। अब पहला और आखिरी ये मत मान लेना, ये नहीं, इन n टर्म्स में से जो पहला और आखिरी है, इन n टर्म्स में से जो पहला और आखिरी है, तो पहला जो होगा वो एक्चुअली a2 होगा, और आखिरी जो होगा वो एक्चुअली an माइनस, n माइनस नहीं, n-1 क्यों, टोटल n+2 टर्म्स है ना हमारे पास, तो n+2 से एक पीछे यानी n+1। भाई टोटल n+2 टर्म्स हो गई, तो सेकंड लास्ट n+1 वाली टर्म होगी या नहीं होगी, n-1 तो तब मानता जब टोटल टर्म्स n होती, अभी टोटल टर्म्स कितनी है n+2, तो जस्ट पिछली सेकंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगी n+1। इन दोनों का रेशियो दे रखा है, तो इन दोनों का रेशियो जो भी दे रखा है उसे इक्वेट कर दो और n की वैल्यू आ जाएगी। मुझे बताओ a2 डिवाइडेड बाय an+1 का रेशियो क्या दे रखा है, बोलो 2/11, फाइन। ओके, तो a2 को क्या लिख सकते हो, a + d, और an+1 को क्या लिख सकते हो, a + nd, n-1 करते हैं ना, तो n+1 में से -1 करेंगे तो n बचेगा nd। ओके, तो a + nd, ये रेशियो क्या आ गया, क्या आ गया बोलो, हंसने की क्या बात है इसमें, ये क्या आ गया 2/11। अब a तो पता है ना भैया, पुट करो और d निकालो, नहीं a भी पता है और d भी पता है क्या, अच्छा d नहीं पता, कोई बात नहीं, आखिरी टर्म को 86 से इक्वेट करो, d आ जाएगा, आएगा। चलो लास्ट टर्म क्या है हमारी बताओ, a इंटू n+2, मतलब an+2 क्या है हमारी 86, इसको एक्सपेंड करते हैं अपन, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो a + n-1 करूंगा तो n+2 में से -1 करूंगा तो n+1 रह जाएगा, t = 86। इसमें आप a की वैल्यू डालो, तो a की वैल्यू, चलो d डायरेक्ट नहीं पता चलेगा लेकिन n और d का रिलेशन पता चलेगा, चलो डालो, a की वैल्यू क्या है 5 डालूंगा, 5 × n+1 टाइम्स d = 86, तो 5 उधर जाएगा -5 यानी कि कितना हो गया 81। तो यहां से क्या रिलेशन निकला, यहां लिख देता हूं n+1 × d की वैल्यू निकल गई क्या, इसको एज एन इक्वेशन संभाल के रखो। अब इस पे आओ वापस, a की वैल्यू तो पता है आपको 5, a की वैल्यू पता है आपको 5, करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 + 2nd = 11 5 जा 55 + 11d, 11d यानी कि 11d की जाने 11d, चलो आओ
अब इधर आओ, 11d को इधर लेके आओ, सो 2nd माइनस 11d, और उधर लेके जाओ 45। तो ये भी n और d में रिलेशन है और वो भी n और d में रिलेशन है। बोलो, अब ये सेकंड लग रहा है ना, ऐसे कह रहा है, बस ये पकड़ में आ गई। 2nd माइनस 11d इक्वल टू 45, और वहां से भी अब सॉल्व करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। तो इधर से सॉल्व कर, देखो बहुत सारे ऑप्शन है, अब यहाँ से आप सबसे सही तरीका लगता है क्या होगा, यहाँ पे d की वैल्यू इधर पुट कर, ताकि सारी इक्वेशन n में चली जाए, क्योंकि फाइनली अपने पास n का आंसर चाहिए। बोलो, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, डी की पुटअप करें या एनडी की पुटअप करें, एनडी की भी कर सकते हो, पर एनडी की वैल्यू डी में चली जाएगी, वो ज्यादा सही है। एनडी की वैल्यू पुटअप करो, वो ज्यादा सही है। तो एन इन, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो एन इंटू डी, एन डी और प्लस डी इक्वल टू व्हाट, 81। तो एन डी की वैल्यू हो जाएगी 81 माइनस डी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्या, देखो यहाँ पे 2 इंटू एन डी की वैल्यू क्या निकाली हमने, नहीं बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 11d इक्वल टू 45, डी डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। सो 2 इंटू 81 इज 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 माइनस 2d माइनस 11d इक्वल टू 45। सो माइनस 2d माइनस 11d माइनस 13d, 45 माइनस 162 करना जरा, 55 तो यहाँ से बचे और 62, 6 और 5 11, 117 हुआ क्या, d की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 9, 39 का 117 होता है। अरे ये भी माइनस का आएगा, प्लस का 9 आएगा फिर तो, क्योंकि ये 162 अगर माइनस आएगा तो ये भी माइनस का आएगा। सो डी की वैल्यू +9। अब डी की वैल्यू +9 आप कहीं भी पुटअप कर दो, ऊपर में पुटअप कर दो, इस वाले में पुटअप कर दो, n+1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी 81। तो डी की वैल्यू क्या पुटअप करनी है अपने को 9, तो 9 प्लस नहीं डी की वैल्यू, तो इधर मैं 9 पुटअप करूंगा तो n+1 की वैल्यू हो जाएगी 81/d यानी 81/9 यानी कि 9। सो n की वैल्यू हो जाती है 9 - 1 यानी कि 8। आंसर ठीक है। अर्थमेटिक मीन्स का मतलब है उसके बीच की टर्म्स। ओके, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। चल सकते हैं क्या आगे, कर दूं डिलीट, इससे अगला वाला, हाँ, if the sum of the p terms of an AP is equal to sum to either the next q terms or the next r terms, तो दो इक्वेशन बनानी है। क्या कह रहा है कि p टर्म्स का सम या तो q टर्म्स के बराबर है या फिर r टर्म्स के बराबर है। तो देखो सम ऑफ p, फर्स्ट p टर्म्स को क्या कहोगे आप, sp इक्वल टू, अच्छा नेक्स्ट q टर्म्स के सम को क्या कहोगे, नेक्स्ट q टर्म्स के सम, देखो नहीं, देखो मान लो कि ये तो है हमारे पास p टर्म्स, और उसके बाद फिर ये है आगे की q टर्म्स, नेक्स्ट बोल रहा है वो, नेक्स्ट मतलब p टर्म्स के आगे की q टर्म्स। ओके, तो अब आपको केवल और केवल क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स जो है q टर्म्स के सम के बराबर है। q टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, टोटल p प्लस q टर्म्स के सम में से p टर्म्स माइनस करने पड़ेंगे, यानी कि s p प्लस q माइनस s p। ओके, एक इक्वेशन ये, और इसी को r में चेंज कर दो, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि या तो नेक्स्ट q टर्म्स है या फिर नेक्स्ट r टर्म्स है। Sum of first p terms of an AP is equal to sum to either the next q term or the next r terms। ठीक है, नेक्स्ट r टर्म्स, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि ये नेक्स्ट r टर्म्स जो है q के लिए अगली r टर्म्स हैं, या देखो जैसे ये p टर्म्स है तो p टर्म्स के जस्ट नेक्स्ट टर्म तो q टर्म्स आ गए, लेकिन जो नेक्स्ट r टर्म्स है वो इस जगह है या और भी आगे हैं। इन केस वो और भी आगे हैं तो उन r टर्म्स का सम पता है कैसे आएगा, s p प्लस q प्लस r माइनस s p प्लस q, और अगर मान लो वो q की जगह ही बैठी हैं तो फिर वही आएगा जैसे इसका है s p प्लस r माइनस s p। तो मेरे हिसाब से वो और भी नेक्स्ट r टर्म्स है। हाँ ठीक है, वो एक बार हम इक्वेशन बनाते हैं, तो आ जाओ s p, दूसरा देखो s p इक्वल टू s p प्लस q प्लस r माइनस s p प्लस q। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ओके, बोलो, अब दोनों देखो, इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप देखो s p प्लस q इसमें भी है, तो मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड कर दूं तो ये दोनों टर्म्स तो कट जाएंगी। बोलो, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करो तो यहाँ पे बन गया ट्वाइस ऑफ s p
और ऐड करते ही ये दोनों भाई साहब हो गए कैंसिल। बचा क्या, यहाँ पे बचा माइनस एस पी प्लस यहाँ पे क्या बचा एस पी प्लस क्यू प्लस आर। ये माइनस एस पी भी इधर आ जाएगा तो प्लस एस पी यानी 3 टाइम्स एस पी हो जाएगा वो, इज इक्वल्स टू एस पी प्लस क्यू प्लस आर। अब आप फॉर्मूला रखो, तीन टर्म्स का सम इसके 3 गुना के बराबर है। रखो एक बार, 3 इंटू पी बाय टू, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय टू, आगे बोलो ए प्लस पी माइनस 1 टाइम्स डी, ओके, इज इक्वल्स टू, इधर क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर टर्म्स का सम बोलो, पी प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस 1 2a, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा 2a, यहाँ पे भी 2a, ठीक है अभी। तो यहाँ पे एक p, एक मिनट रुको, हाँ गलत जगह लगा दी, यहाँ पे आएगा 2a, यहाँ पे और यहाँ पे 2a प्लस। अब यहाँ से पी क्यू आर का रिलेशन निकल रहा है क्या, चेक करो, देखो 2 से 2 तो हटा दो, ये डिनोमिनेटर में 2 है उससे तो ये हटा दो, आगे बताओ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बिना देख सोचो, डी तो एलिमिनेट होगा नहीं। अच्छा देखो यहां से एक रिलेशन ये भी तो मिल रहा है कि माइनस एसपी को अगर मैं उधर लेके जाऊं तो बताओ क्या हो जाएगा, प्लस एसपी, ट्वाइस ऑफ एसपी, वो क्या निकलेगा बताना, ट्वाइस ऑफ एसपी इक्वल टू एस पी प्लस क्यू, ओके। हाँ और यहां से कुछ नहीं निकलेगा लेकिन, है ना, तो यहां से एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2। तो इस रिलेशन को हम इधर कहीं रख सकते हैं, एसपी की वैल्यू में यहां पे रख सकते हैं, एसपी की वैल्यू क्या है, एस ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2। तो वो इक्वेशन पी प्लस क्यू में चली जाएगी, लेकिन हमको एलिमिनेट करना है पी प्लस क्यू प्लस आर। दिखाओ एक बार, लेट्स सी, क्वेश्चन तो हमने कम से कम सही पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 तो अलग है इससे, 6। ट्वाइस ऑफ एस पी इक्वल टू एस पी प्लस क्यू, ये तो सही है, इधर ध्यान देंगे आप, तो यानी कि हमने क्वेश्चन जो अभी पढ़ा है वो गलत है, आपको उससे अगली 8 टर्म्स नहीं रखनी है, वही 8 टर्म्स रखनी है। हाँ देखो, अब मीनिंग में तो डिफरेंस है, मैं कहूं कि देखो मेरे पास 50 टर्म्स है, मैं ऐसे कहूं कि पहली 10 टर्म्स का सम अगली 10 टर्म्स के सम के बराबर है, और या फिर उससे अगली 10 टर्म्स के सम के बराबर है, यानी ये तीनों टर्म्स के सम बराबर हो गए, पहली 10, बीच की 10 और अगली 10। एक सवाल ये बनता है, और एक सवाल क्या बनता है, पहली 10 का या तो अगली 10 या फिर ये हटा दो, उसकी जगह वो दूसरी कोई 10 रख दो, वो उसके बराबर है। तो इसने वो वाला सेकंड केस माना है, हमने फर्स्ट केस मान लिया। तो बस फिर 2 इक्वेशन बना दो, 2 इक्वेशन के बाद मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना इज द सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि पहला केस तो है कि एस पी बराबर, वो पहला केस माना वो तो करेक्ट है कि एस पी प्लस क्यू माइनस एस पी, ये पहला इक्वेशन, ये तो करेक्ट है। दूसरी इक्वेशन में कुछ नहीं करना, आपको पी को क्यू की जगह आर को रिप्लेस कर देना है बस,
ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर क्यूब की जगह आर को रिप्लेस करना कौन सी बड़ी बात है, कर देंगे। इसको सॉल्व करो, तो ये इधर आ गया, ट्वाइस ऑफ एस पी इक्वल टू एस पी प्लस क्यूब। चलो इसको सॉल्व करो। सो 2 इंटू क्या होगा, p बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 करूंगा, यानी p माइनस 1 करना पड़ेगा, इंटू d इज इक्वल टू, इधर आओ, एस पी प्लस क्यू सॉल्व करो। तो 2 इंटू बोलो p प्लस क्यू बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 करूंगा, यानी p प्लस, इधर 2 इंटू नहीं करेंगे, यस इधर तो एज इट इज ही रहेगा, ये पूरा फिर से लिख देते हैं, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू वही 2a प्लस n माइनस 1 करेंगे तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस रिलेशन में देखो 2 से 2 काटो और सबको सबसे मल्टीप्लाई करो, करो सबको सबसे मल्टीप्लाई, 2 से 2 तो कट गया, बाकी मल्टीप्लाई करो। हुआ कुछ मल्टीप्लाई? बोलो अगर किसी का मल्टीप्लाई हुआ तो बताओ क्या इक्वेशन बनी। बन गई? चलो देखो एक बार सब लोग इधर देखो, जो हमको प्रूव करना है एक बार उस पर फोकस करो। क्या है, p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू। तो आपको p प्लस क्यू टर्म्स की, p प्लस क्यू टाइप की टर्म्स सलामत रखनी है और p माइनस क्यू टाइप की टर्म्स भी आपको सलामत रखनी है। तो देखो p प्लस क्यू आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, बोलो दिख रहा है। सो आप एक काम करो, ये 2 इंटू पी क्या है, 2p, इस 2p के नीचे उस p प्लस क्यू को ले आओ, ओके, और ये भाई साहब को उसके नीचे ले जाओ। कर सकते हैं ऐसे, कर दें? चलो अब यहां पे ध्यान दो सब लोग, 2p डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू, एंड RHS में क्या बनेगा, ये वाली टर्म 2a प्लस
P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय इधर क्या है 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो P प्लस Q का तो काम हो गया, अब सर P माइनस Q कहां से पैदा करें? P माइनस Q भी तो चाहिए। तो आप ध्यान से देखो P प्लस Q और 2P के कॉम्बिनेशन से P माइनस Q बन सकता है। कैसे? अगर मैं दोनों जगह 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो जैसे ही मैं सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स आएगा तो यहां तो मेरा एलएचएस में तो काम हो जाएगा, आरएचएस में देखें क्या होगा। तो -1 इधर भी कर दिया, -1 इधर, तो एलसीएम क्या आया बताओ? P प्लस Q तो एलसीएम आया, न्यूमरेटर क्या बचा 2P माइनस 1 इंटू P प्लस Q करेंगे तो P माइनस Q हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। इधर आरएचएस में बताओ जरा एलसीएम क्या आएगा 2A प्लस P माइनस 1 टाइम्स D। ओके फाइन, चलो माइनस करो इधर भी, तो ये वाली टर्म को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अब इधर तो इधर को और कोई चारा नहीं है, तो मल्टीप्लाई आपने किया भी होगा शायद। क्या आएगा बताओ 2A प्लस P इंटू डी पी डी प्लस Q इंटू डी क्यू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस डी। ये तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे वाला मल्टीप्लाई करके उधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली चीज ही आ जाएगी, लेकिन नीचे वाली चीज को मल्टीप्लाई करके लिखना है और माइनस साइन लगा हुआ है तो सबका साइन भी चेंज करना है। करें क्या? सो 2A इंटू 1 माइनस 2A, P इंटू 1 इज माइनस P, P इंटू माइनस 1 इज माइनस P। सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं? आप तो नीचे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इधर लिखो, बस उसका साइन बदलते जाओ, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो करो 2A तो एज इट इज माइनस साइन हो गया, P इंटू डी पी डी होता है तो ये हो जाएगा माइनस पी डी, एंड देन -1 इंटू डी माइनस डी होता है तो ये हो जाएगा प्लस डी। अब काटो इनको टर्म्स को जो जो कट रही है। सो यू कैन सी क्या क्या कटा, पी डी माइनस पी डी गया, 2A माइनस 2A गया और माइनस डी प्लस डी गया, बस क्यू डी बचा है। क्या बचा है? क्यू डी। तो मैं बाकी टर्म्स को हटा देता हूँ, क्यू डी को छोड़, यहां तो कोई डाउट नहीं है। ओके चलो, अब ये तो मेरे पास, अच्छा इधर भी सॉल्व करो। 2P माइनस पी क्या होगा? P, 2P माइनस पी क्या होगा? P, तो इधर P माइनस Q हो गया। ओके, अब देखो इस एक्सप्रेशन में आपके पास P माइनस Q भी है और P प्लस Q भी है, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। इसमें आपके पास P माइनस Q भी है और P प्लस Q भी है। अब आप सेकेंड इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जैसे आपने SP को SP प्लस Q माइनस P SP लिखा, तो वो क्या कह रहा है ऐसे कैसे R टर्म्स के लिए भी लिखो, तो यही थोड़ा सारा तामझाम करने बैठेंगे। जहां पे Q है वहां पे R लिख दो, जहां जहां पे Q है वहां वहां पे क्या लिख दो? R। इसी एक्सप्रेशन को ऐसे एक नई एक्सप्रेशन बना रहा हूं, जहां जहां पे Q है वहां वहां पे R लिखो। लिखो जरा, P माइनस Q है तो क्या हो जाएगा? P माइनस R डिवाइडेड बाय P प्लस Q है तो क्या हो जाएगा? P प्लस R इक्वल टू QD है तो क्या हो जाएगा? RD डिवाइडेड बाय 2A तो 2A ही रहेगा, प्लस P माइनस 1 है क्या हो जाएगा? नहीं, P माइनस 1 तो P माइनस 1 ही रहेगा और D, बस नीचे वाला एक्सप्रेशन सेम रहेगा। डन। अब इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन 2, इसको तो ले लो इक्वेशन 1 और इसको ले लो इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो जरा, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो, डिवाइड करना आता है तो LHS डिवाइडेड बाय LHS करेंगे, तो इसका LHS क्या है? P माइनस Q डिवाइडेड बाय P प्लस Q, P माइनस Q डिवाइडेड बाय P प्लस Q होल डिवाइडेड बाय, उसका LHS क्या था? P माइनस R डिवाइडेड बाय P प्लस R, P माइनस R डिवाइडेड बाय P प्लस R। और जब आप RHS देखोगे तो एक चीज तो कट गई पूरी, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। देखो 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, 2A, तो ये तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट QD बाय R। अच्छा D से D भी कट जाएगा, सो Q बाय R रह जाएगा ओनली, 1 को 2 से कर रहे हो ना, तो Q बाय R, जस्ट Q बाय R। और इधर क्या होगा? ऊपर नीचे के टर्म्स मल्टीप्लाई करो, सो P माइनस Q मल्टीप्लाइड बाय P प्लस R, और बीच वाले टर्म्स मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो P प्लस Q डिवाइडेड बाय P माइनस R इज इक्वल टू क्या हो गया? Q बाय R। ठीक है, अब आप क्या करो, R वाली टर्म्स को उधर भेज दो, तो P प्लस R तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और P माइनस R उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही होगा। तो क्या हो जाएगा ये? P माइनस Q बाय P प्लस Q इज इक्वल टू, Q से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? P माइनस R, और R से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? P प्लस R। यही प्रूव करने का चेक करो एक बार। अच्छा ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो रेसिप्रोकल कर दो यार, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो P प्लस Q तो हो गया ऊपर और P माइनस Q हो गया नीचे, तो R इंटू
आर इंटू पी प्लस क्यू आ रहा है, लेकिन वहां पे तो क्या गलती करी चेक करो, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू पी माइनस आर पी प्लस आर, तो पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस आर और पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस आर, यहाँ तो करेक्ट है, क्यूब बाई आर, तो मैं इसको इधर भेजूंगा तो आर से पी प्लस आर होगा और पी माइनस आर से पी क्यू हो गया। चलो एक बार लिखो क्या आ रहा है, आर इंटू पी प्लस आर और क्यू इंटू पी माइनस आर। अब चेक करो कितना मैच हुआ, आर की जगह वापस क्यू रख दो, हो गया काम, आर की जगह वापस क्यू रख दो, रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे आर की जगह वापस रख दिया मैंने क्यू, जैसे क्यू की जगह आर रखा था तो वापस रख सकते हैं ना, अब हो गया मैच, चेक करो, तो अब देखो मैच हो रहा है। विनीत एंड रुद्र क्या बातें हो रही है, परमिशन लेटर लेने आए हो यहाँ पे मेरे पास, तो ये बात करना इतना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से ज्यादा, बोलो। एडमिट कार्ड लेके करोगे क्या वहां पे जब कुछ आएगा ही नहीं तो, एडमिट कार्ड से पहले का तो प्रोसीजर पूरा करो। तो आर को क्यू से रिप्लेस किया तो पी प्लस क्यू बाय पी माइनस क्यू सेम, और आर बाई पी, आर बाई क्यू है, आर बाई क्यू है सर, और पी प्लस क्यू है पी माइनस, ठीक है। हो गए क्या आपके सीरीज के सारे क्वेश्चन। अच्छा गर्ल्स में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो पूछो फटाफट जल्दी, क्योंकि इनके ये डिफिकल्ट लेवल वाले जो क्वेश्चंस हैं या एज सच जो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है इनके पास बहुत सारे हैं, बट हमारे पास हो सकता है थोड़े से कम हो, तो आप पूछ लो पहले, इनके खत्म नहीं होंगे क्योंकि इनको तो क्या 10th के कोर्स में 11th 12th भी करनी है। आप एनसीईआरटी 11th लेके आओ, मैं सारे क्वेश्चंस उसमें रखे रखा है दिखाऊंगा आपको, ये या इस टाइप के, देखो क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पलर है क्या ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ओके। आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ p इन फर्स्ट टू फोर्थ एंड p एंड q इन फिफ्थ फॉर द फॉलोइंग, तो p की वैल्यू निकालनी है आपको, और आपको दे रखा है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन वाला पेयर है ये, नो सॉल्यूशन वाला पेयर मतलब माइनस एक्स प्लस टी वाई इक्वल टू वन, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस px माइनस वाई इक्वल टू वन, सेकेंड इक्वेशन इज दिस, और इस क्वेश्चन को विनीत सॉल्व करेगा, जल्दी शुरू हो जाओ विनीत, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, और आज अगर इस क्वेश्चन को अभी ने सॉल्व नहीं किया तो आप सारा दिन मेरे पास बैठोगे, दिस इज योर पनिशमेंट, और फिर मैं बढ़िया सा एडमिट कार्ड प्रिंट करवा के दूंगा आपको लेमिनेशन करा के, जल्दी कर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the pair has no solution, नो सॉल्यूशन है पेयर का, और आपको p की वैल्यू निकालनी है। वन या माइनस वन, किस किसने ले रखी है वाली बुक ऐसी आप में से, मतलब यूज कर रहे हैं, रुद्र बोलो, विनीत, मतलब एनसीईआरटी पूरी नहीं हुई अभी तक, कौन सी ले रखी है, मैंने क्या कहा था याद है, कहा था मैंने एनसीईआरटी होते ही एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, बोलो कहा था नहीं कहा था, कहा था ना, और वो सॉल्व हो जाए तब और बुक्स के बारे में सोचना है, तो टीचर के इंस्ट्रक्शंस तो फॉलो करना ही नहीं है ना, वो तो जो कहे उसका उल्टा करना है। विनीत वी आर वेटिंग फॉर यू,
कब है पहला? 21 को, 22 को? टाइम क्या है? 10 पे पहुंचना है। 10 से पहले पहले पहुंचना है। सेंटर एकलव्य, या तो मॉडल आया होगा, एकलव्य आया होगा, या मोदी आया होगा, या बीडी। क्या? अच्छा, आपका एंसलम है, तो आप तो एक रात पहले निकल जाना बस स्टैंड के पास ही। सुबह बस का पंगा हो जाए, कुछ लेट सेट हो जाए, खराब भी हो जाती है बस। स्कूल बस भी लेट हो जाएगी अगर आप बोर्ड पे टाइम पे नहीं पहुंचोगे, तो आप ये एक्सक्यूज नहीं। मेरी बात सुनो, बस खराब हो गई तो 8 बजे चले, 9 बजे चले, 7 बजे, क्या फर्क पड़ता है? इस चीज को माइंड में रखना। अगर स्कूल बस भी खराब हो जाती है, उनकी गलती की वजह से भी आप लेट पहुंचोगे, तो भी आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे स्कूल वाले लोग थोड़ा ना बैठेंगे आपको एंट्री देने के लिए, वहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठेंगे। हाँ, फिर वो पंगा, आपको हैंड टू हैंड डिसीजन लेना पड़ेगा। लेट से हम बैठ गए, स्कूल बस खराब हो गई, तो आपको हैंड टू हैंड डिसीजन लेना पड़ेगा, आप क्या करना चाहिए, वेट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सर हमारी तो स्कूल की बस खराब थी, वहां पे कोई नहीं सुनने वाला है ना। हाँ जी, चलो। हाँ विनीत, -1 एक्स की वैल्यू क्यों चाहिए थी? मुझे पी की वैल्यू चाहिए थी। क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे। हाँ, पी की वैल्यू क्या आई? -1। दिलाऊं एडमिट कार्ड? नो सॉल्यूशन का बताना क्या होता है एल्गोरिथम? और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो आपने b² - 4ac लगाया। हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में नो सॉल्यूशन कब होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू। तो जो इक्वल ही नहीं है उस वाले पार्ट को तो लेंगे नहीं हम, उस वाले पार्ट को तो लेंगे नहीं, जो इक्वल है उस पार्ट को लो। तो a1 क्या है बताओ? -1 डिवाइडेड बाय a2 क्या है? p इज इक्वल टू b1 क्या है? p इक्वल डिवाइडेड बाय b2 क्या है? -1। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो p इंटू p² और -1 इंटू 1 1। तो p की वैल्यू क्या हो गई? √1। √1 का मतलब प्लस और -1। ठीक है, एमसीक्यू में आता है, ओनली 30 सेकंड में सॉल्व करना होता है, तब तो एडमिट कार्ड लेने का कोई फायदा है। और एडमिट कार्ड नहीं होता, एडमिशन कार्ड होता है। हाँ, परमिशन लेटर या एडमिशन कार्ड, एडमिट कार्ड जैसी कोई चीज नहीं होती, याद रखना। ये लो, समझ आया गर्ल्स? ले लो। और नेक्स्ट बताओ। ये द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस इज x बार एंड द मीन ऑफ x1 + a x2 + a। देखो, अगर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, अगर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका कुछ मीन दे रखा है, उनका कुछ एवरेज दे रखा है, हर एक ऑब्जर्वेशन को एक फिक्स क्वांटिटी से बढ़ाते हैं, तो मुझे बताओ मीन बढ़ेगा, कम होगा, या उतना ही रहेगा? नहीं समझे क्वेश्चन? जैसे इधर सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से फोकस करो। मैंने कहा तुम सबका जो वेट है वो जितना भी है उसका एवरेज वेट मैंने निकाल लिया है। एवरेज वेट है फॉर एग्जांपल 50 kg। सबका एवरेज वेट कितना है? 50 kg। अब मैं आपको एक नया असाइनमेंट देता हूं, आप सबके वेट में मैं 5-5 किलो बढ़ा देता हूं, तो मेरा जो एवरेज मैंने 50 निकाला था उस पर क्या फर्क पड़ेगा? जवाब दो, बढ़ेगा कितना? 5 ही बढ़ेगा। समझ गए? सरल सा क्वेश्चन है। अगर सभी को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो एवरेज भी बराबर से ही बढ़ेगा ना, और सभी को अगर बराबर बराबर कम कर रहे हो तो एवरेज भी उतना ही कम होगा। लेकिन सभी को अगर बराबर बराबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एवरेज में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। याद रखना, मल्टीप्लाई डिवाइड में फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो उतना ही ऐड हो जाएगा जितना जोड़ा है, और उतना ही लेस हो जाएगा जितना। अब आपका सवाल क्या है कि x1 x2 x3 इन सबका मीन है x बार, x1 x2 x3 ऐसे करते करते एन टर्म से मेरे पास इनका मीन क्या दे रखा है? x बार। क्या मीन दे रखा है बोलो? x बार इसका मीन दे रखा है। अब सब में a नंबर की क्वांटिटी आपने बढ़ा दी, जैसे मैंने 5-5 किलो बढ़ाया तो इसने क्या करा? a बढ़ा दी। पहली टर्म हो गई x1 + a, ये a वही 5 किलो मान लो। दूसरी टर्म हो गई x2 + a, बोलो। तीसरी टर्म हो गई x3 + a। ऐसे करते 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 लास्ट टर्म क्या हो गई? xn + a। तो अब आपका जो नया मीन होगा वो क्या होगा? x बार + a। आंसर।
पुराने मीन में ये जो ए सब में जोड़ा है वो मीन में भी जुड़ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एमसीक्यू पैटर्न। अब एमसीक्यू के लिए तो ऐसे ही याद रखना है और टिक मार्क करके जाना है। प्लस करे तो प्लस कर दो, माइनस करे तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक कॉमन आ जाएगा। समझ गए? मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है, समझ गए? लेकिन अगर इसको सब्जेक्टिव तौर से करें तो कैसे करेंगे? सब्जेक्टिव पैटर्न से अगर इसको करना है तो हम ऐसे करेंगे कि इसका मीन कैसे निकालते हो आप? एक्स बार बराबर समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन। अरे ये तो इसमें फ्रीक्वेंसी कहां दिख रही है तेरे को? डायरेक्ट मेथड, ये रो डेटा है। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू ये आ गई, एक्स बार की वैल्यू आ गई, तो यहां से समेशन एक्स आई की वैल्यू बताओ जरा। समेशन एक्स आई की वैल्यू आ गई एन इंटू एक्स बार, यस और नो? इसको कर दो इक्वेशन में पैक। अब आपको क्या चाहिए? आपको इन सब का सम चाहिए, इन सब का वो चाहिए, एवरेज चाहिए। मान लो इन सब का एवरेज में वाई बार मान लेता हूं, तो वाई बार कैसे आएगा? इन सबको जोड़ू, इन सबको जब जोड़ोगे तो ध्यान से सुनो, x1 प्लस x2 प्लस x3 ये तो सब सारे जुड़ेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू कहां तक जाएंगे? xn तक जाएंगे। ओके, गलत किया है क्या हमने? चलो देखते हैं, सोल्व कर लेते हैं पूरा। अब ए कितनी बार जुड़ा? n बार, क्योंकि n ही टर्म्स हैं तो n टाइम्स a और जुड़ेगा इसमें। भाई मैंने ये सब तो जोड़ दिया, दूसरी टर्म ही तो जोड़ो, n इंटू a होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n। ओके, अब इतने पार्ट की वैल्यू तो इक्वेशन 1 से कॉपी करो। ये तो समेशन एक्स आई तो है, ये इसकी वैल्यू क्या है? n इंटू एक्स बार, और आगे क्या है? n टाइम्स a होल डिवाइडेड बाय n। तो n अगर ऊपर से कॉमन ले लें तो क्या बचता है? x बार प्लस a डिवाइडेड बाय n से n खत्म, तो y बार क्या आ गया? x बार प्लस। तो नया मीन क्या आ गया? पुराने मीन में a जोड़ना पड़ेगा। ये तो हो गया सब्जेक्टिव अप्रोच। और अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच आ जाए तो डायरेक्ट याद रखो, जितना जुड़े उतना जोड़ दो, जितना कम हो उतना घटा दो। ओके, लो, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाए। अच्छा, प्रोडक्ट का भी देख लो एक बार, प्रोडक्ट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? फालतू में हमारा एक नंबर क्यों कटे? कई बार क्या होती है, बात याद रह जाती है कि सर ने कहा था प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हो सकता है पड़ता हूँ। तो प्रूव तो नहीं किया ना हमने, तो प्रूव करके देख लेते हैं ताकि ये चीज पक्की हो जाए ना, कल को मेरे ऊपर आ जाओ। ठीक है, चलो, तो अब हमको क्या करना है? सबसे मल्टीप्लाई कराना है, ए से सबको मल्टीप्लाई कराना है। देखते हैं क्या आता है। ए से सबको क्या कर दूं मैं? मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। तो अब जब मैं वाई बार निकालूंगा तो इन सबको जोड़ूंगा, तो इन सबको जोड़ूंगा तो ए कॉमन आ जाएगा, और फिर वही बच जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ए कॉमन निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे, तो ए कॉमन निकाला मैंने, तो ए बाहर आ गया मेरे पास। ओके, अब इसको तो वही लिख सकता हूं मैं, समेशन एक्स आई, ए इंटू समेशन एक्स आई, ए इंटू, तो फिर ए टाइम्स होगा, गलत याद कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होगा। देखो, ए इंटू समेशन, हाँ